नमस्कार, मैं ततेश गौसर जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी की मोहताज नहीं कि हम उनके कोई बात करें। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं और अभी के हालात के ऊपर क्या उनकी प्रतिक्रिया हैं, क्या कैसे हालातों पे आज काम हो रहा है और सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही हैं, जानेंगे योगेंद्र जी से। नमस्कार योगेंद्र जी। नमस्कार ततेश भाई, जय हिंद एक्सप्रेस को मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, जो किसानों की हालात हैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत ही ऐसे हालात हैं कि किसान शायद सस्टेन ना कर पाएँ। कैसे आप देखते हैं? आज देश की खेती किसानी पे 3 तरह के संकट हैं: इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, एग्जिस्टेंशियल। पहला आर्थिक संकट, खेती किसानी घाटे का सौदा है। सच में जिस दिन किसान ठीक से हिसाब करना शुरू कर दे तो वो खेती छोड़ के भाग जाएगा। दूसरा आबो हवा का, पर्यावरण का संकट है। हमारे पानी नीचे चला गया है, मिट्टी खराब हो गई है, जो अनाज पैदा करते हैं उसमें जहर है। और तीसरा अस्तित्व का संकट। आज किसान का बच्चा किसान बनना पसंद नहीं करता, किसान होना कोई मान का विषय नहीं है और देश भर में किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये इतना बड़ा संकट खेती किसानी के सामने है जिसके लिए किसी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। किसी एक सरकार को मैं दोष नहीं देता, सब सरकारों ने मान रखा है कि किसान तो इतिहास के कूड़ेदान में जाएगा, मान रखा है कि किसान तो आगे कुछ कर नहीं सकता, अतीत का मामला है। ऐसे में किसान को ही सर उठाना होगा अगर बचना है, भविष्य बनाना है। और इसलिए जो अभी किसान आंदोलन हुआ 1 साल पहले, उस किसान आंदोलन ने ये बड़ा काम किया। उस किसान आंदोलन की उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि उसने 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करवा दिया, वो तो करवा दिया, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी से कानून वापस लेना कोई छोटा मामला नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि उस किसान आंदोलन ने किसान के स्वाभिमान को दोबारा स्थापित किया, आत्मसम्मान जगाया। किसान भी कोई चीज़ होता है, ये बात स्थापित किया। और मैं समझता हूँ कि इसलिए भविष्य में खेती किसानी की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, उस पे देश में पहली दोबारा एक सोच शुरू हुआ है कि भाई किसान भी कुछ है। और मुझे उसमें विकल्प दिखता है, मुझे सरकार की नीतियों में विकल्प नहीं दिखता। योगेंद्र जी, बड़ी बातें हुई 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। हकीकत में तो ये है, जो किसानों की आय थी वही थी और खर्च बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे ये आप तो इस देश के साथ सबसे बड़ा मजाक हुआ है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद से सबसे भद्दा मजाक यदि कोई भारतवासियों के साथ हुआ है तो ये था डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। देखिए, 28 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने बरेली में ये घोषणा की थी कि हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने स्वागत किया। मैंने कहा चलिए, कोई प्रधानमंत्री इसकी बात तो कर रहा है किसानों की आय की। पहले सिर्फ होता था कि हम देश का प्रोडक्शन 2 गुना कर देंगे और हम कहते थे भैया किसान प्रोडक्शन करने वाले की भी चिंता करो। ठीक है, तो 28 फरवरी 2016 को आपने कहा कि 6 वर्ष में आय 2 गुना हो जाएगी। अगर आप गंभीर हैं तो क्या करेंगे? आप तुरंत उसकी योजना बनाएंगे, कहेंगे 2 वर्ष में हम इतना कर देंगे, 4 वर्ष में इतना कर देंगे, इस तरह से इसको नापेंगे, ये करेंगे। सरकार ने क्या किया? एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने अपनी पहली रिकमेंडेशन 2018 की समाप्ति पे थी। तो 2.5 साल मतलब आपने रेस शुरू कर दी। मुझे कह दिया तुझे बड़ौदा से सूरत में ले जाऊंगा 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, और अभी 2 घंटा पूरा हो गया और अभी तो मैं बड़ौदा के अंदर बैठा हुआ सिर्फ कागज के ऊपर हिसाब कर रहा हूँ। 2 साल निकल गए। कोई 2 साल तो कमेटी की रिपोर्ट आई कि क्या टारगेट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि अच्छा सरकार ये करेगी। बार बार हम पूछते रहे 6 वर्ष तक कि जी क्या स्थिति है।
आपको याद होगा इस 6 वर्ष में बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पे आता था, 2 मिनट के लिए भी बोलता था तो कहता था डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दुगनी, किसानों की आय दुगनी जैसे हो गई। और मैं पूछता था भैया 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितनी हो गई बता दीजिए। डबल नहीं चाहिए, अभी तो 4 साल ही हुए हैं, आप बता दीजिए कि भाई अब भाई 4 घंटा हो गया, मुझे तो लग रहा है अभी मैं बड़ौदा में खड़ा हूँ, जरा बताइए तो सही हम सूरत से कितना दूर पहुँचे हैं, सूरत कब पहुँचेंगे। नहीं साहब हर 6 साल में दुगनी 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 बोलते रहे। और जिस दिन 6 वर्ष पूरे हुए, यानी कि इस वर्ष 2022-28 फरवरी को बीजेपी का कोई प्रवक्ता किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं आया, उसके बाद से जवाब ही नहीं, उसके बाद से चुप्पी। 6 वर्ष तक मेरा कान दर्द कर दिया आपने डबल 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 करके ढोल बजा के। और जब पूरा हो गया तो भाई आके हिसाब तो दे दो कि मुझे 100% बढ़ानी थी, डबल करनी थी। चलिए मैं 80 कर सका, मैं 75 कर सका, 60 किया, 50-40% किया, मैंने कितना किया हिसाब तो दे दो। कोई हिसाब नहीं। और वो क्यों? क्योंकि वास्तव में देश के 6 बड़े राज्यों में आय बढ़ने की बजाय कम हो गई। मेरी सरकार के अपने छुपे हुए आंकड़े में था। 2019 में सरकार ने एनएसएसओ का एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के आंकड़े को जब हमने विश्लेषण करके देखा तो पता लगा कि आय तो घट रही है। और यदि किसान की वास्तविक आय देखें, खेती से होने वाली आय पूरे देश में कम हुई है। तो क्या कर रहे हो, इतना बड़ा फ्रॉड। भाई मैं आपको कहूं कि आपकी तनख्वाह अगले वर्ष बढ़ जाएगी, अगले वर्ष तक आपकी तनख्वाह दोगुना करेंगे, आप इतना तो कहेंगे कि भैया मेरे को पे स्लिप तो दिखा दो कितनी मेरी बढ़ गई है। ना पे स्लिप नहीं दिखाऊंगा, डबल कर दूंगा। इतना बड़ा धोखा किसानों के साथ, भारतवासियों के साथ इस देश में 75 वर्ष में कभी नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत दुख से मैं कहता हूँ कि इस देश ने सब तरह के प्रधानमंत्री देखे, अच्छे भी देखे, बुरे भी देखे, ईमानदार देखे, बेईमान भी देखे, सच बात है, काम करने वाले थे, निकम्मे भी देखे। इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा झूठ बोल के चले जाए, किसी की हिम्मत, मेरी आपकी हिम्मत नहीं होगी इतना बड़ा झूठ बोलने की। झूठ बोलेंगे, थोड़ा पाँव की तरफ देखेंगे, थोड़ा शर्म आएगी, ऐसे वैसे करेंगे। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी की हिम्मत है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ कि आँख में आँख डाल के झूठ बोलते हैं और किसी को जवाब कमाल है। यमन जी, एक और चीज़ है, किसानों के जो खर्च हैं, जो बीज लगा ले, डीजल लगा ले, खाद लगा ले, वो सब बढ़ गया, लेकिन उसकी आय जो बेचने जाता है तो उसकी आय नहीं बढ़ी। कैसे आय बढ़ाया जा सके किसानों की? यही तो सारी चुनौती थी। डबलिंग इनकम के अंदर यही चुनौती थी कि किसान की आप जो खर्च है उसको आप किसी तरह से रोकें और उसकी जो जिसमें बेचता है, बेचने पर जो उसको मिलता है दाम बढ़ाया जाए किसान का। ना दाम बढ़ा और उसका खर्च बढ़ता रहा। आप पेट्रोल, डीजल, बिजली, क्योंकि पानी का खर्चे का मतलब बिजली का खर्चा है, हमारे यहाँ बिजली का खर्च है, लेबर महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी हो रही है उस पर कोई। और फर्टिलाइज़र, ये खाद और पेस्टिसाइड्स इतना बढ़ गया। अब आप गुजरात से हैं, किसी भी किसान से पूछिए कि कपास के अंदर कितना फर्टिलाइज़र लगता है, कितना पेस्टिसाइड्स लगता है, उसके ऊपर कितना भयानक पेस्टिसाइड्स लगता है, और उसके बाद भी हर 2 साल बाद फसल खराब हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कागज की, जैसे पहले होता था, कागज का पेट भर देते हैं, फाइल का पेट भर देते हैं, तो फाइल का पेट भर दिया। इसको करने की कोई कोशिश नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं यदि किसान की आय बढ़ानी है तो पहला काम, किसान को फसल का पर्याप्त दाम देना शुरू कीजिए। हम बार बार कहते हैं किसान को दान नहीं चाहिए, हमें दाम चाहिए, फसल का पूरा दाम दे दो। मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, बाकी कोई दान नहीं चाहिए, आप फसल का दाम तो पहले दो, फिर किसान बिजली का खर्चा खुद दे देगा। दिक्कत ये है कि सरकार एमएसपी घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन वो एमएसपी देश के 10% किसान को भी नहीं मिलती है। गेहूं और चावल में कोई 40% किसानों को एमएसपी के बराबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर मिल जाता है। बाकी फसलों में कहाँ मिलता है? बाजरा के किसान से, गुजरात के बाजरा के किसान से पूछिए, इस वक्त बाजरा का सरकारी रेट 2250 रुपये क्विंटल है। गुजरात के किसान को 1500 रुपये नहीं मिलता, उसके ऊपर 1400 मिलता है। जब 1900 था तब उसको 1100 मिला करता था। कहाँ गया? दाल, मूंग की दाल का
रेट है 7500 रुपया, किसान को 5000 रुपया नहीं मिलता उसके ऊपर। 3400-3500। हाँ, और 7000 रुपये से ज़्यादा उसका एमएसपी है। तो मैं कहता हूँ इस एमएसपी का क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। मैं कहता हूँ कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे रहेगी। तो किसान को दाम सुनिश्चित करवाया जाए, इसलिए हमने किसान आंदोलन की तरफ से मांग रखी है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कागज पे ना रहे, उसको कानूनी गारंटी बनाया जाए, एक कानून हो ताकि किसान को एमएसपी यदि ना मिले तो वो किसी मंडी अधिकारी के सामने हाथ न जोड़े, वो कोर्ट कचहरी में जाके वसूल कर सके। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम दाम देना तो शुरू कीजिए, उसके बाद बात करें। तो ये हमारे साथ थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपने विचार रखे और देश की स्थिति का पूरा चित्रण प्रस्तुत किया। एक अच्छा शेर याद आ रहा है, जुल्म के साये में अब लब खोलेगा कौन, अगर हम भी नहीं बोले तो बोलेगा कौन। नमस्कार, मैं दत्तेश पावसा, जय हिंद एक्सप्रेस से।